ठीक है, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया था उस दिन। ठीक है, इनको 4 टाइम्स पुलित्जर प्राइज अवार्ड किया गया है। और किसके लिए किया गया है ये तो बहुत कम पूछा जाएगा, क्योंकि पीजीटी का पेपर तो है नहीं कि किस बुक के लिए किया गया है। वैसे अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी नहीं करना है उसको, एनसीईआरटी करना है। जैसे ये केवल एनसीईआरटी। ठीक है, ये जो चारों कलेक्शन है इनकी, इन्हीं चारों के लिए इनको पुलित्जर प्राइज इनको अवार्ड किया गया था। ठीक है, 4 टाइम्स इन्हीं के लिए। एन से न्यू हैम्पशायर इनकी एक इनका वर्क था। एन से वो था न्यू हैम्पशायर के नॉर्थ ऑफ बोस्टन। ठीक है, जिसको बुक ऑफ द पीपुल कहा गया, नॉर्थ ऑफ बोस्टन था। और इनके जो है एक लास्ट में इनकी आई थी ट्री करके था, कोई ट्री करके था। वैसे एनसीईआरटी है वो, 4 इनके बुक्स के कलेक्शन है। ठीक है, हमने बताया था उस दिन आपको कि याद आएगा तो बताएंगे, लेकिन वो एनसीईआरटी है। अब इसमें कौन कौन सी कलेक्शंस हैं वो ज्यादा डिटेल में, ठीक है, जरूरत भी नहीं है। और ठीक है, हम लोग जरा इस पर आते हैं, लाइन पर इसकी। द वे अक्रो। ठीक है, द वे अक्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ठीक है, अब हेमलॉक ट्री क्या है यहाँ पे? जो एक बैड सिंबल है, मतलब सिंबल है एक हेमलॉक ट्री, किसका? अशुभ का, अशुभ का, यानी बैड ओमेन का। ठीक है, ओमेन, ओ एम ई एन, वो वीमेन और ओमेन की बात नहीं कर रही है, ओमेन, ओ एम ई एन। एक सिंबल है बैड ओमेन का, जिसको पोइट ने मेंशन किया है इसमें एज अ हेमलॉक ट्री के बारे में। ठीक है, हेमलॉक ट्री पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ हेमलॉक ट्री। अब ये पोएट है, ही इज पासिंग, ये कहीं जा रहे हैं और शायद इन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठे होंगे या पास हो रहे होंगे। मूड इनका सैड रहा होगा, मतलब जो इनका मूड रहा होगा उस समय बहुत सैड या मेलनकॉली, समथिंग डिस्टर्बिंग रहा होगा। तब ये जा रहे होंगे रास्ते में या पेड़ के नीचे बैठे होंगे पोएट। तो डस्ट ऑफ स्नो, उस जैसे कि क्या है, बर्फबारी होती है तो पेड़ों पर डस्ट आ जाती है। डस्ट मतलब उसका बर्फ का टुकड़ा, छोटे 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 छोटे, वो डस्ट ही है, लेकिन बर्फ की डस्ट है वो। ठीक है, एक क्रो आता है, क्या करता है? शूक डाउन करता है, हिला देता है। क्या तो क्या होता है फिर? ऑन मी, जैसे कहते हैं कि वो उनके ऊपर कुछ फेंक देता, फेंक नहीं देता है। द वे, जिस तरीके से अक्रो, एक कौवे ने, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री, उस हेमलॉक ट्री जो सिंबल है बैड ओमेन का। कह रहे हैं जैसे हमारा मूड डिस्टर्ब था, वो एकदम मिलनकॉली मूड रहा होगा, एकदम डिस्टर्बिंग रहा होगा। फिर उस कौवे ने जैसे ही पेड़ को तो हिलाएगा नहीं, लेकिन वो उस पर बैठेगा, तो उस डाल पर जहां पर बैठेगा तो थोड़ा बहुत हिलाएगा ही। तो उससे क्या होगा कि बर्फ के टुकड़े उसके सिर पर गिरेंगे। तो क्या होगा? हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ माई डे आई हैड रूड। अब क्या कह रहे हैं ये कि उसी की वजह से जब वो बर्फ के टुकड़े हमारे सिर पर गिरे, सिर पर गिरे का मतलब उनके ऊपर गिरे, तो उन्होंने क्या कर दिया? उनका जो हार्ट, माई हार्ट हैज गिवन, मेरे हृदय ने एक इंडिकेशन दिया किसका? चेंज ऑफ मूड का, कि हमारा मूड चेंज हो जाए। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रूड। आई हैड रूड का मतलब, रूड का मतलब यहाँ पर उनके उस पश्चाताप से है, रिग्रेट से है, कि अच्छा हुआ कि उसने, जैसे हेमलॉक ट्री एक बैड ओमेन है, एक सिंबल है, एक अशुभ माना जाता है, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं उस पेड़ के नीचे गया, और जो मैं डिस्टर्बिंग था, मेलनकॉली मूड था, सैड फीलिंग्स थी, और जब वो बर्फ का टुकड़ा हमारे सिर पर गिरा तो मैंने ऊपर देखा, और वो जो हमारा मूड था वहां से हट गया, मतलब वो सिचुएशन चेंज हो गई। हम उसके बारे में सोचने लगे, और क्या हो गया इससे? जो हमारा दिन था, जैसे दिन का कुछ हिस्सा बच गया। यानी कि अगर दोपहर में इनका मूड खराब था तो बर्फ के टुकड़े उनके ऊपर गिरे, उस कौवे ने जिस तरीके से हिलाया उसको, डाल को, और डस्ट ऑफ स्नो इनके सिर पर आई, इनके ऊपर आई, तो उससे इनका बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम वो बच गया। जो उनका बचा हुआ हिस्सा था रेस्ट ऑफ द डे,
हैव सेव्ड, और जो इनके अंदर एक रियूड था, एक रिजिड की भावना थी, एक दुख था डिस्टर्ब होने का, वो चीज खत्म हो गई। ये 8 लाइन की एक पोयम थी, आपने पढ़ लिया होगा, समझ में आ गई होगी। ठीक है। यस सर। हाँ, ये वही है, चेंजिंग ऑफ मूड पर है। इस पोयम में यही बताया गया है, सिग्निफिकेंस बताया गया है चेंजिंग ऑफ मूड को लेकर के, उस हेमलॉक ट्री के बारे में। और ये कैसे एक व्यक्ति का मूड चेंज होता है, कैसे वो जो कैसे मतलब इसमें एक मीनिंग ये है कि वी मस्ट लुक फॉर द बेस्ट। यही है कि वी शुड होप फॉर द बेस्ट इवन द वर्स्ट सिचुएशन, कितनी भी खराब स्थिति ही ना क्यों हो, तो हमें क्या करना है, वी शुड होप फॉर द बेस्ट। अब जैसे पोएट है, स्थिति खराब थी, सिचुएशन वाज बैड एट दैट टाइम when the poet was passing there under the hemlock tree, but a crow, how the crow change his mood। ठीक है, ये चीज उसको एक सिंबलिक मीनिंग है, समझ लीजिए आप। ठीक है, 8 लाइन की पोएम है, सर समझ। हाँ, लेकिन ये हेमलॉक ट्री अशुभ सिंबल कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है एक बैड ओमेन का, उनके हिसाब से, पोएट की फीलिंग्स के हिसाब से पोएट मान रहा है। देखिए, ये पोएट हैं, इनको हमें अपने रिचुअल से, अपने फीलिंग से और अपने तौर तरीकों से नहीं आंकना है। बस व्हाट ही इज सेइंग, व्हाट द सिचुएशन ही हैंडल एक्सप्रेसेस थ्रू वर्ड्स द बुक, एंड वी शुड रीड एंड लेफ्ट देम ऑल। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, जैसा उन्होंने बताया वैसा हम लोगों ने सीख लेना है बस। और वो एक बैड सिचुएशन से बाहर आए, एक कौवे ने उनका जो है टाइम बचा दिया, उन्होंने बता दिया पोएम में। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं करना है, समझ में अशुभ आ गई होगी इसलिए हमें। अशुभ हाँ इसलिए इसको मानते हैं हेमलॉक ट्री को क्योंकि ये पॉइजनस होता है, इस वजह से। हाँ, पॉइजनस होता है, इस वजह से पॉइजनस होता है। जैसे हम लोग हेमलॉक ट्री को हिंदी में बोलते हैं, उसका पेड़, ये धतूरे का पेड़ क्या होता है, ये धतूरा से। हाँ, इस वजह से तो वो सब चीजें जाने दीजिए। ठीक है, जितना हमें जरूरत है उतना ही ले लेना है इस पोएम से। ठीक है, क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाई द हेमलॉक ट्री इज बैड ओमेन फॉर ऑल या फॉर अस। ठीक है, या पोएट के लिए क्यों था। ठीक है, बस एक लाइन पूछ ली जाएगी, या हेमलॉक ट्री का सिंबल पूछ लिया जाएगा, या हो सकता है ये लाइन ही दे दी जाए और पूछ लिया जाए ये किस पोएम का हिस्सा है, किस पोएम का पार्ट है, या इसको कंपोज किसने किया है। बस आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, जी सर। बाकी और कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, छोटी सी पोएम है। ठीक है, क्लियर है सर। या हाँ, क्योंकि हो सकता है इसमें ये रूट की स्पेलिंग पूछ ले, मीनिंग पूछ सकता है, तो लाइन दे देगा उसमें रूट क्या है। रूट का मतलब क्या है, रिग्रेट है, पश्चाताप है, एक रिजिट की भावना है, रिमोर्स है। ठीक है, बस ये छोटे सा इसमें है, और कुछ है नहीं इसमें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। नेक्स्ट अब देखते हैं कौन सी पोएम है। ये टाइगर इन द जू है, टाइगर इन द और हाँ, हाँ, टाइगर इन द जू देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट।
हेलो जी। हेलो। वो टेक्स्ट है आपके पास टाइगर इन जू जू का, अगर क्लियर फोटो आ जाए तो आप उसका एक पिक भेजिए। वो मिल नहीं रही है गूगल पे कहीं। ठीक है, वो पोएट्री जी फाउंडेशन में मिल नहीं रही है। देखिए वो तो फटाफट भेज दीजिए, उसको देख लेते हैं। अगर मिल जाती है तो फिर हाँ, हम लोग इसको देखते हैं। सर, हम भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं। ठीक है, भेज दीजिए। हेलो चलिए मिल गई, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं। ये पोयम एक कंट्रास्ट है इसमें, हम लोग अभी देख लेंगे आगे टेक्स्ट में। और ये लेस्ली नॉरिस की एक वर्क है इनका। ठीक है, थोड़ा ये कंट्रास्ट सिचुएशन बताएंगे अभी कि कैसे एक टाइगर बिहाइंड द बार्स है, मतलब सलाखों के पीछे है। और वो क्यों फ्री होना चाहता है, उसकी थिंकिंग क्या है, व्हाट इज द स्टाइल ऑफ अ टाइगर, कैसे उसकी लाइफ होनी चाहिए, और कैसे वो लाइफ को अपने बिता रहा है, वो टाइम पास कर रहा है। इस पोएम में एक कंट्रास्ट दिया गया है टाइगर इन द जू में, किसके साथ? टाइगर की जो नेचुरल हैबिटेंट है, मतलब जहां पर वो नेचुरली वो रह रहा है। ठीक है, इसमें टाइगर को जो जंगल में या जू में है तो ठीक है, जंगल में है तो कैसे है, जू में है तो कैसे है। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो लिखा हुआ ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। ठीक है, जैसे स्टॉक्स किसको बोलते हैं? जब कोई अपने रॉयल्टी एकदम शान से उस तरीके से चलता है। ठीक है, वो स्टॉक्स, ही स्टॉक्स, द टाइगर स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। विविड, विविड स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स जानते हैं कि जो टाइगर बढ़िया। के धारियां जो होती है, जो एक पट्टी सी होती है येलो और ब्लैक की स्ट्रिप्स, कोई भी स्ट्रिप्स हो, ऐसा नहीं है ब्लैक और येलो की ही, जेब्रा की भी स्ट्रिप्स होती है। ठीक है, वो भी स्ट्रिप्स है। और विविड, जो ब्राइट और कलरफुल चीजें हैं उसको हम विविड बोलते हैं, विविड, विविड स्ट्रिप्स। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। अब देखो ये, देखिए ये एक शब्द मिलेगा आपको कई बार, ये वेलवेट क्वाइट, क्वाइट रेज। ठीक है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वो चलता है एकदम शान तरीके से, अकड़ करके चलता है, विविड स्ट्रिप्स, जो उसकी चमकदार धारियां हैं। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलता है, इन हिज केज, अपने वो पिंजरे में, अपने पिंजरे में वो कुछ कदम चलता है। ठीक है, कैसे चलता है? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट हम लोग सब लोग जानते हैं, वेलवेट का कपड़ा एकदम मखमल जैसा। ठीक है, और जो उसका बाघ का, जो टाइगर का जो निचला हिस्सा होता है, जो उसका जो पैड होता है, पैर का निचला हिस्सा, वो बहुत गद्देदार होता है, वेलवेट। ठीक है, वही कह रहा है कि वेलवेट क्वाइट, क्वाइट शांति से, इन इज क्वाइट रेज। क्वाइट रेज में देखिए, इसके बारे में भी डिटेल में हम बताएंगे क्वाइट रेज क्या है। वेलवेट क्वाइट, ठीक है, वो शानदार तरीके से कैसे अपने गद्देदार पैड्स
पैरों से चलता है अपने ही केज में, फ्यू स्टेप चलता है, कैसे, क्वाइट, बहुत शांति से। लेकिन शांति कैसी है, इन हिज क्वाइट रेज, वो शांति है लेकिन वो रेज क्या है, गुस्से वाला, गुस्से में है लेकिन शांति से चल रहा है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो परछाई, ठीक है। यानी इस बात को आप समझ पाए कि नहीं, क्वाइट रेज और वेलवेट क्वाइट, हो सकता है इसी ये भी पोएम से पूछ ली जाए, ठीक है। जैसे कि जो उसके पैड्स हैं जहां से जैसे वो चलता है, क्या है वो सॉफ्ट है, किस तरीके से सॉफ्ट है, जैसे एक वेलवेट, वेलवेट के कपड़े वगैरह भी आते हैं। और जो इसलिए उसके पैड मतलब पैर इतने, क्योंकि वो बहुत शांति से चलता है। जब वो टाइगर चलता है तो उसको कोई सुन ना सके, यानी जब वो शिकार करता है, जैसे देखो आपने देखा होगा टीवी में कहीं पर तमाम वीडियोस हैं कि टाइगर कैसे धीरे धीरे चलता रहता है और कोई अपना शिकार की तलाश में कितनी आसानी से जाता कि अगले जिसका शिकार करना चाहता है वो उसको पता न चल पाए, मतलब नो वन कैन हियर द साउंड ऑफ हिज स्टेप्स, ये बताना चाह रहा है, ठीक है। कोई नहीं सुन सकता उसके फुट स्टेप्स को, क्योंकि क्योंकि वो एक तो वो शिकार कर रहा है उसको, और उसके उसके जो पैर हैं, जो पैड्स, वो भी उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन अब वो क्या है इस समय, इन हिज क्वाइट रेज, शांति से है। क्यों शांति से है, क्योंकि ही वॉज द टाइगर वॉज बिहाइंड द बार्स, कि वो तो केज में है, जो टाइगर है वो इम्प्रिजेंट है, किसमें है, वो इनसाइड अ केज है, इसलिए वो शांति में है, ठीक है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। अब कह रहा है कि वो क्या है, जब हम लोग देखते हैं एक सिचुएशन को, देखिए इमेजिनेशन करिए, वो अभी लाइन अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। जैसे टाइगर क्या है कि किसी पेड़ की झाड़ियों के पीछे पीछे चुपके चुपके से जाता है, कहाँ पर जाता है, जहां पर पानी का स्रोत होता है। क्यों, पानी के स्रोत के पास वो झाड़ियों के पीछे, शैडो के पीछे, परछाई के पीछे रहेगा, देखेगा कि वहां पर कोई पानी पीने के लिए आ जाए, कोई गोट आ जाए, कोई डियर आ जाए जिसको वो शिकार कर सके। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वो शैडो में, लर्किंग मतलब, लर्किंग मतलब हाइड कर रहा अपने आप को, कहाँ पे, शैडो के बीच में, वो एक परछाई में, लाइट के अगेंस्ट, अगर लाइट में रहेगा कोई चीज देख लेगा कोई इसको, ठीक है। और वो धीरे धीरे सरकता है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वो धीरे धीरे, वो जो लंबी लंबी झाड़ियां उसके धीरे धीरे सरकेगा, कहाँ पर, कहाँ जाने के लिए, नियर द वाटर होल, जहां पर वो पानी का स्रोत होगा, जहां पर पानी आएगा, जहां पर वेयर, जहां पर क्या होगा, प्लम डियर पास, जहां से वो हिरन लोग गुजरेंगे, डियर लोग गुजरेंगे, वो प्लम, हस्ट पुस्ट, ठीक है। लाइन समझ में आ गई होगी। क्योंकि क्या होगा कि वो वेट करेगा वहां पे, द टाइगर शुड बी वेटिंग देयर, किस लिए, बहुत शांति से वेट करेगा। और किस लिए वेट करेगा, कि होप टू गेट अ मील, हैवी मील, क्या उस इस आशा में रहेगा कि उसको एक हैवी सा मील मिल जाए, कुछ कोई भोजन मिल जाए। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट जंगल सेज, वो स्नैरलिंग कर रहा होगा, अपनी आवाज से सबको बता रहा होगा कि मैं आ गया, ठीक है। दहाड़ रहा होगा, कहाँ पर दहाड़ रहा होगा, अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास, इर्द गिर्द, कौन से घरों के आसपास, एट द जंगल सेज, जंगल से लगे हुए जो किनारे पर जो मकान बने हुए वहां पर, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज, क्या कर रहा होगा वो, बेयरिंग कर रहा होगा। बेयरिंग का मतलब वो अपने मुंह को खोल रहा होगा और उसके दो नुकीले दांत दिख रहे होंगे, और उसके पंजे दिख रहे होंगे, क्या बताने के लिए, फैंग्स हिज क्लॉज राइजिंग द विलेज, कि ये गांव वाले उससे डर गए, कोई आसपास आए नहीं उसके, ठीक है। ये भी लाइन समझ में ही आ गई, कुछ है नहीं लाइन में, ठीक है। वो अपने लंबे लंबे से शार्प टीथ को दिखा रहा होगा, डराने के लिए, टेरराइजिंग के लिए, कि वो सब टेरर पैदा हो जाए कि एक बाघ आ गया है गांव में। बट ही इज लैक्ड, ही बस ही बट ही इज लॉक्ड, लॉक्ड है ये, ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन क्या है वो, एक कंक्रीट सेल में बंद है वो, लॉक्ड है। ही इज बिहाइंड द बार्स, वो पीछे है, एक केज में बंद है, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो शक्तियां हैं, उसका जो पावरफुल है, जो उसके वो सब कहाँ पर है, सलाखों के पीछे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज एज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, अब क्या काम कर रहा है यहाँ पर, वो केवल उसी केज में इधर से उधर रास्ते को ही नाप रहा है और इग्नोर कर रहा है विजिटर्स को, जो लोग देखने आ रहे हैं कि देखो बाघ उसमें बंद हुआ है, बंद है, उस लोग विजिटर्स आ रहे हैं घूमने वाले जू में देखने के लिए,
अरे ये टाइगर वो, लेकिन वो इज इग्नोरिंग ऑल द विजिटर्स who came here to see or take entertainment or enjoy. He hears the last voice of the night, the patrolling cars. ठीक है, वो क्या कर रहा है फिर? ही हियर्स, सुनता है वो नाइट में गश्त के दौरान, पेट्रोलिंग जो लोग गश्त करते हैं चेक करने के लिए, वो सुनता है रात में। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज। स्टेयर्स, देखता है, किसको देखता है? द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकते हुए सितारों को अपनी चमकती हुई आंखों से आसमान की तरफ देखता है। ठीक है, और जो पेट्रोलिंग करने वाले हैं उनकी आवाजों को सुनता है। यानी वो टाइगर क्या काम करता है कि टाइगर डिस्टर्ब हो जाता है, किससे? उन आवाजों से। वो जो आवाजों को सुनता है, लास्ट साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स, जो जू में अगर पैक है, बंद है, तो वो वहाँ के ऑफिशियल्स की आवाज। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। पोएम समझ में आ गई होगी, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं इसमें। ठीक है, बस यही है। ये क्वाइट वेलवेट, ये आपको ध्यान देना है। रेज क्वाइट, ये ध्यान देना है। 2-3 शब्द हैं इसके, 4 शब्द हैं। ठीक है, हेलो, हमारी वॉइस आ जी रही है सर, आप तक? क्लियर है। हाँ ठीक है। अब हम एक पोयम को और देखते हैं। कौन सी है वो? टाइगर इन द जू, अमांडा एक पोयम है सिलेबस में क्या? अमांडा है पोयम? इसमें सिलेबस में है ना, भेजा था? जी। हम्म, में बात समझ में आ गई? इसमें बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस पोयम में एक तो वो क्वाइट रेज, जो रिपीटेशन हो रहा है, जिसमें पोएटिक डिवाइस यूज की गई है। ठीक है, क्या करने के लिए? उसके टाइगर की जो इंक्रीज कर सके इंटेंसिटी, इसलिए। और जो क्वाइट रेज है वो सिंबलाइज क्या कर रहा है? इसके एंगर, इसके फेरोसिटी को, जो जो गुस्सा उसके अंदर है, जो एक केज में बंद है, उसकी, इसलिए क्योंकि उसका गुस्सा शांत क्यों है? गुस्से में है, रेज क्वाइट है, रेज है, गुस्सा है, लेकिन शांत क्यों है? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज ही इज बिहाइंड द बार्स, ही इज लॉक्ड, दैट इज व्हाई द रेज इज काम, द रेज इज क्वाइट, because he is helpless, he cannot attack। तो समझ में आ गई होगी। यस सर। ठीक है, हम लोग दूसरी पोएम देखते हैं। हेलो, जी सर। दिख रही है ये विजिबल है? यस सर, विजिबल है। सबको विजिबल है? यस सर। हम्म,
देखिए इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है अमांडा की। आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे जब व्हेन अ मदर केयर्स, जब ज्यादा ध्यान देती है अपने बच्चे को, ठीक है, कहती है कि ये मत करो वो मत करो, काफी टोका टाकी, हर चीज पे एक एडवाइस, उसी को लेकर के एक पोयम है ये अमांडा। ठीक है, इसका बेस आपको समझ में आ गया होगा कि एक मदर है जो अपने बच्चे को रोक रही है कुछ कामों को करने के लिए, पूछती है होमवर्क किया कि नहीं किया आपने, शूज पड़े हुए हैं, सामान इधर उधर पड़े हैं, आपने ये नहीं किया, आपने ब्रश किया नहीं किया, आप मीठा क्यों ज्यादा खा रहे हो, आप चॉकलेट क्यों खा रहे हो, एक नहीं हो जाएंगे, पिंपल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज है इसमें, और कुछ नहीं है, अभी आपको फटाफट समझ में आ जाएगी। देखिए इसमें लिखा हुआ, हम डायरेक्ट लाइन पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि रॉबिल केलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एज अ पोएट पढ़ सकते हैं, इनका बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ लीजिएगा एक बार। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। अमांडा एक गर्ल्स है, एक छोटी सी लड़की है जो अपने मदर के द्वारा, ही वॉज शी वॉज इंस्ट्रक्टेड बाई हर मदर, स्कोल्ड की जाती है, डांटी जाती है। डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, ठीक है, क्योंकि अमांडा को एक्सक्लामेशन इसमें दिया हुआ है, उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन है, यानी इन द होल लाइंस, आप इस पूरी लाइंस में देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है वो अमांडा को दिया जा रहा है। हमें लगता है कि ये डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को मत काटो, मत वो करो अमांडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, जो हंच का मतलब ये कुबड़, कि अपने शोल्डर्स को झुका करके या इस तरीके से मत करो अमांडा। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अमांडा अभी एडवाइस देती है, इंस्ट्रक्शन देती है कि क्या करती है कि ऐसे लेजी स्लाउचिंग, ऐसे लेजीपन में मत बैठो। कैसे बैठो? सिट स्ट्रेट, सिट अप स्ट्रेट, ठीक से बैठो, एकदम स्ट्रेट बैठो। अमांडा इस एडवाइस दे रही है, इस लाइन में इंस्ट्रक्ट कर रही है, समझा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है देखेंगे आप, अमांडा, यानी देखिए तीसरी चौथी लाइन में जो अमांडा लिखा हुआ है, इसमें क्या है, बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। जब हम किसी बच्चे को कहते हैं एक बार ये काम मत करो, फिर हम जोर से कहते हैं उसको एक एक्सप्रेशन के साथ, मानोगे नहीं, इस तरीके से कहते नहीं है, कोई भी नाम आप लेकर कहते नहीं है बच्चे से, अच्छा तुम मानोगे नहीं क्या, किसी का नाम आप लेकर जब उस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं तो लास्ट में ऐसा ही आएगा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। इस अमांडा को और तेज बोलना है हमको, लेकिन हम बस आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं धीरे से। जब आप गुस्से में बोलते हैं किसी को, इंस्ट्रक्शन देते हैं और 2-3 बार बताते हैं, तो उसके बाद जब लास्ट में आप बोलते हैं तो बहुत तेज से बोलते हैं, तो वहां पर आपको राइम उसका ध्यान देना है। देयर इज अ लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। अब ये सोचती है, अभी तक तो इनकी मदर इंस्ट्रक्शन दे रही थी, लेकिन अब ये क्या सोच रही है, अब ये सोच रही है अमांडा कि एक शांत सागर में, ये इसमें एक नाम आया हुआ है, आप देख रहे हैं ये नाम आया हुआ है, ये मरमेड। सब लोग जानते होंगे मरमेड क्या है, पता होगा आप लोगों को, पता है मरमेड क्या है? नहीं पता। हाँ पता होना चाहिए, शायद मरमेड का जानकारी। जिक्र, हाँ हाँ, मरमेड का जिक्र जॉन डन की पोयम में भी हुआ है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार में हुआ है। मरमेड का जिक्र और भी कई जगह हुआ है, कई ड्रामा में भी हुआ है, एक मरमेड का, फोनिक्स का, ये, ठीक है। तो एक वो सोचती है, फिनिक्स पक्षी है। हाँ ठीक है, वो सोचती है, क्या सोचती है ये अमांडा, अब इमेजिनेशन वाली दुनिया में चली जाती है, ठीक है, वो लैंग्वेज हो जाती है, एकदम सुस्त बैठी रहती है और सोचती है, परिकल्पना करती है, इमेजिनेशन की दुनिया में चली जाती है कि क्या हो जाए कि एक इमेराल्ड सी, यानी समुद्र को जब हम देखते हैं तो एक बहुत ही शांत कोई ऐसा समुद्र हो जो एकदम इमेराल्ड हो, एकदम हरे जैसा, अपने जैसा एकदम समुद्र हो, और क्या हो जाए वो, वेयर द सोल इनहेबिट इट्स मी, और जहां पर मैं क्या हूं वहां के निवासी हूं, अकेले, सोल मतलब ओनली इनहेबिटेंट, वहां की बसने वाली, रहने वाली, निवासी हूं जो इसकी, केवल मैं ही हूं, अ मरमेड,
ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, बहुत शांति से एकदम धीरे धीरे उसमें चलती रहूं, ड्रिफ्ट करती रहूं, एकदम धीमी धीमी सी गति से, स्थिर प्रवाह में, स्थिर स्पीड में, खुशी से, एकदम हैप्पी मूड में। डिड यू फिनिश योर होम? फिर इनकी मम्मी आ जाती है, फिर डिस्टर्ब हो जाती है। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? क्या तुमने अपना होमवर्क किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? क्या आपने जो रूम में इधर तितर बितर पड़ा हुआ है, जो आपका सामान डिस्टर्ब, उसको आपने ठीक किया? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। अरे मैंने कहा, मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें बताया कि टू क्लीन योर शूज, कि अपने जूते ही साफ कर लो अमांडा। अभी क्या करती है बेचारी, तो फिर फंस जाती है। ठीक है, इसको याद दिलाती है इसकी मम्मी कि मैंने तुम्हें बताया था कि अपने जो शूज हैं उसको क्लीन कर लो मंडा को। फिर ये कहती है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, जैसे मैं अनाथ हूँ। क्या रोमिंग कर रही हूँ, घूम रही हूँ, वॉन्डरिंग कर रही हूँ, टहल रही हूँ कहाँ, गलियों में। अ पैटर्न डस्ट विद मी हस्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। कह रहे नंगे पाँव मैं क्या कर रही हूँ वहां पर, वो जैसे बच्चे होते हैं, देखा होगा अपने गांव में, नंगे पाँव घूमते रहते हैं और फिर वो एक मिट्टियों पर डिजाइन बनाते हैं उसी पैर से, उसी में एंजॉय करते हैं, वैसे हो गई हूँ क्या। फिर कहते हैं साइलेंस, जो साइलेंस है क्या है, वो गोल्डन है वो। और जो ये है, क्या नाम है आपकी, द साइलेंस इज गोल्डन एंड द फ्रीडम इज स्वीट। और जो स्वतंत्रता है वो बहुत मीठी है। यानी वो लव करती है क्या, शी लव्स साइलेंस, शांति को, और एंजॉय करती है फ्रीडम को। फ्रीडम का मतलब द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन में वो जो चाहे वो करे, उसको कोई टोकने वाला ना हो। ठीक है, भले ही उसके पैर में शूज हो या ना हो, लेकिन उसको कोई टोके नहीं। उसको शूज देकर कोई टोके, वो उसको गवारा नहीं। ठीक है, वो बहुत शांत एकदम इमेजिनेशन में, वो ध्यान ही नहीं दे रही अपनी मदर की बात को। शी इज नॉट पेइंग अटेंशन, अपनी मदर की तरफ से कोई ध्यान नहीं दे रही है वो बस इमेजिनेशन में ही खोई हुई है। और वो शांति को ही गोल्डन समझ रही है और फ्रीडम को ही स्वीट समझ रही है। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा क्या होता है, डोंट ईट दैट फिर आ चॉकलेट। गए, फिर कौन आ गया, उनकी उनकी मम्मी मदर फिर फिर आ गई। मम्मी आ जाती हैं। ये सब काम आप लोग भी करती होंगी, डांटती होंगी, चॉकलेट मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। ठीक है, इसीलिए हम आपको हाँ थोड़ा तो सा करनी है। रफ वे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, मजा भी आएगा, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा वैसे बताने में। अभी लाइन टू लाइन बता देंगे, फिर भूल जाएंगी। ठीक है, कह डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, मत खाओ चॉकलेट, क्या हो जाएंगे, रिमेम्बर योर एक्ने, याद है तुमको वो जो एक्ने हुआ था अमांडा? ऐसे बोलते नहीं है कि तुम ज्यादा मत खाओ, अभी तुम्हारे दांत में दर्द हो गए, कीड़े पड़ेंगे, अभी पिछली बार पड़ा था। ठीक है, या ज्यादा खाओगे तो सुई लगवा दिया जाएगा, बच्चे को डराते हैं। ठीक है, फिर क्या कहती है, रिमेम्बर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। अरे मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, कुछ सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? यही वो इंस्ट्रक्ट करती है, वो चॉकलेट के बारे में याद दिलाती है। माइंडेड, उसे याद दिलाया जाता है कि ईटिंग चॉकलेट की वजह से उसको क्या हो गया था, कास्ट पिंपल्स, कास्ट एक्ने। फिर भी तुम, अब क्या है वो, अब वो तो सोच रही है लेकिन वो अटेंशन ही नहीं दे रही, कोई ध्यान नहीं दे रही उसकी तरफ। फिर उसके बाद इसकी मदर कहती है, फिर उससे टफ भाषा में बोलती है, क्या बोलती है कि जो मैं कह रही हूँ तुमसे, तुम सुन रही हो, लुक एट मी, सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो, मेरी तरफ देख रही हो? यानी कि जो तुमसे कहा जा रहा है, व्हाट इज बीइंग टोल्ड यू, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू मी। फिर कहती है, आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट ए केयर, लाइफ ऑफ टार is tranquil and rare. I'll certainly never let down my bright hair. फिर कहती है कि आई एम रेपंजल। रेपंजल एक जर्मन स्टोरी में, एक जर्मन फेरी टेल में कैरेक्टर यूज किया गया है रेपंजल, एक लड़की का नाम था। ठीक है, वो एक बहुत ऊंची मीनार में रहती थी रेपंजल, और वहां से वो अपने बालों को, उसके जो हेयर थे, इतने लंबे बाल थे, वहां से वो नीचे करती थी, उसको हेल्प करती थी एक क्लाइंबिंग करने में। एक कोई
विच थी, ठीक है, एक कोई चुड़ैल थी, उसको कैद कर रखा था। एक स्टोरी मिथ है। फिर कहती है, आई एम रेपेंजल, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे ध्यान नहीं, वो है केयर नहीं है, मुझे कोई केयर नहीं है, ठीक है। और वो अपने फिर भी इमेजिनेशन की दुनिया में, कह रहे लाइफ इन अ टावर, कह रहे कि उस टावर में कितनी शांति होगी, इज अ ट्रैंक्विल एंड रेयर, बहुत शांति होगी उस टावर में, तो वहां तो कोई आता जाता नहीं होगा, मैं तो अपने बाल लंबे होंगे तो मैं उसको नीचे करूंगी भी नहीं, मैं किसी को ऊपर आने ही नहीं दूंगी। आई विल सडनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, मैं कभी उस अपने बाल को, जैसे वो रेपुंजल बाल को नीचे करती है और उस चुड़ैल ऊपर चढ़ जाती है आकर के, नहीं मैं किसी को नहीं आने दूंगी, मैं कभी अपने बाल को खोलूंगी नहीं। स्टॉप द एक्सल्किंग एट वंस अमांडा। फिर ये कहती है कि क्या तुम स्टॉप द एक्सल्किंग एट वंस अमांडा, क्या कह रहे हो कि तुम अपसेट हो गई हो, सल्किंग हो गई हो एक बार, अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम तो बहुत मूडी हो अमांडा। फिर वो समझा रही है एक नरम लहजे में, एनीवन वुड थिंक, कोई भी सोचेगा तुम्हारे बारे में कि दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कि मैं तुम पर हमेशा नाराज रहती हूँ, मैं तुमसे हरदम बार बार तुमको डिस्टर्ब करती हूँ, तुम्हें परेशान करती हूँ, बार बार तुमको इंस्ट्रक्शन दे दे के मैं तुमको टॉर्चर करती हूँ, कोई क्या सोचेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। जी सर, आ गई। जी सर। हाँ, बहुत मजा अगर भी आया, जी, बहुत मजा भी आया। हाँ अब आप तो जानती हैं, आप तो पहले से जुड़ी हुई हैं, वर्तिका ठीक मैम है। बताइए, आपको समझ में आया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लीजिए, वर्तिका मैम तो न्यू है, उनको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। हाँ भाई, समझ में